बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, कॉस्ट अकाउंटिंग, लेसन प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक नया चैप्टर अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, हिंदी में कहेंगे प्रक्रिया लागत लेखांकन, इंग्लिश में है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए अपन क्या पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु का जब निर्माण अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से होता है तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग से अकाउंटिंग करनी होती है अपन को। तो प्रोसेस कहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पर अपन काम में लेते हैं, जहाँ पर किसी भी फैक्ट्री या किसी भी उद्योग में कोई भी वस्तु का निर्माण कई प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है। जैसे कागज उद्योग, तो कागज उद्योग में क्या है कि जिस वस्तु से कागज अपन को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए अखबार एक रद्दी कागज के रूप में उसको पिघलाते होंगे, फिर उसको मशीनरी का यूज़ करते हुए उसके प्लेन कागज़ बनाते होंगे, उसके बाद में उनकी साइज के अनुसार उनकी कटिंग होती होगी, उसके बाद में उन पर जो भी विषय वस्तु छापनी है उस पर प्रिंट होता होगा। उसके बाद में जब प्रिंट हो जाता है तो फिर बुक के रूप में उसकी फिर बाइंडिंग होती है कवर के साथ में। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है बुक को छापने की, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आप मान लीजिए अपन को कुर्सी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले अपन को लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी को एक प्लेन और जितना अपन को 1 इंच मोटाई या 1.5 इंच मोटाई, आधे इंच मोटाई, जितनी भी अपन को मोटाई चाहिए उसके हिसाब से वो लकड़ी की अपन कटिंग करेंगे, जिसको अपन प्लाई बोलते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर जो अपन को जिस साइज का चाहिए उस साइज की अपन कटिंग करेंगे। उसके बाद में उसमें लोहे की जो कील या जिस हिसाब से भी उसको अपन बनाना चाहें उस हिसाब से प्रोसेस के दौरान एक कुर्सी का निर्माण होगा। मतलब कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए ऐसे डायरेक्ट बिस्किट नहीं बनेगा। सबसे पहले बिस्किट बनाने के लिए आपको गेहूँ चाहिए, गेहूँ से भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, उसका अपन आटा बनाएंगे, चक्की में पीस के उसका अपन आटा बनाएंगे, ये नेक्स्ट प्रोसेस हो गई। और फिर आटे को अपन जैसे मान लीजिए तेल में या जिस किसी भी पदार्थ में उसको पकाकर और उसका एक तरह से एक अपन बिस्किट का निर्माण करेंगे, तो बिस्किट की भी एक प्रोसेस हो गई, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कोई लोहे की कोई वस्तु बनती है तो डायरेक्ट थोड़ी ना बढ़ती है, पहले सबसे पहले कच्चा लोहा चाहिए, उसके बाद में उस लोहे को पिघलाते होंगे, ये एक नेक्स्ट प्रोसेस हो गई। पिघलाने के बाद में जिस आकार का आपको लोहे का बनाना है उस सांचे में उसको डालते होंगे। जैसे लोहे का सरिया चाहिए तो उस सांचे में उसको डालते होंगे लोहे को पिघलाकर, ठीक है। लोहे की पाइप बनानी है तो उस सांचे में डालते होंगे, या लोहे की कोई भी वस्तु अपन को बनानी है तो उस सांचे में उसको डालते होंगे, तभी फिर वो लोहा ठंडा होने के बाद में उस सांचे का रूप ले लेता है। इसी तरह से हर किसी वस्तु को बनाने की एक प्रोसेस होती है। कई वस्तुएं ऐसी होती है कि 2 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी है जो 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी है जो 4 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, और कुछ 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं। ये एक वस्तु पर डिपेंड करेगा कि वस्तु किस टाइप की है और उसमें कितनी प्रोसेस के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। बुक में अपने कम से कम 2 प्रोसेस आपको देगा, सवाल में मैक्सिमम आपको 3 से 4 तक प्रोसेस दे सकता है। आइए अपन इसको और थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस है क्या चीज़।
अनेक उत्पाद प्रोडक्शन, जिस वस्तु का अपन उत्पादन करना चाह रहे हैं उसको उत्पाद कह रहे हैं या प्रोडक्ट कह रहे हैं। अनेक उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक, अंतिम अवस्था का मतलब है कि वो अपनी लास्ट मतलब फिनिश स्टॉक, एक तरह से मतलब कंप्लीट बन गई है वो वस्तु, यानी वो इस प्रकार की वस्तु बनकर तैयार हो गई कि उसका अब उपभोक्ता उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है, तो सबसे पहले गन्ना चाहिए, है ना। उसके बाद में गन्ने का रस निकाला जाएगा और जिस भी प्रक्रिया के दौरान उसका गुड़ या चीनी की जो प्रोसीजर होती है जो बनाते हैं वो भी एक प्रोसेस है। तो अंतिम अवस्था में पहुंचने तक, जैसे गन्ना से अंतिम अवस्था गुड़ भी हो सकती है और अंतिम अवस्था शक्कर यानी चीनी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप गन्ना से गुड़ बनाना चाह रहे हैं या गन्ना से आप चीनी बनाना चाह रहे हैं, बुरा भी बनता होगा, है ना। ठीक है ना। तो अनेक उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में, निर्माणी संस्थानों का मतलब है फैक्ट्रियों से है जहां पर किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर का काम करने वाला है तो वो प्लाई खुद थोड़ी बनाता है, मार्केट से बनी हुई प्लाई वो परचेज करता है। उसके बाद में जो भी उसको मान लीजिए लकड़ी का कुर्सी बनानी है, टेबल बनानी है या और भी कोई भी वस्तु उसको टेबल जिस भी डिजाइन की बनानी है, कुर्सी जिस भी डिजाइन की बनानी है या किसी प्रकार का कोई स्टैंड बनाना है, तो उस आकार में वो उस प्लाई को काट लेगा और उसमें जैसे मान लीजिए फेविकोल की आवश्यकता है या लोहे की कीलों की आवश्यकता है या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, उसका उपयोग करते हुए वो एक वस्तु का निर्माण कर देगा। तो कुछ प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री पूरी प्रोसेस खुद ही कर ले, हो सकता है कि कुछ प्रोसेस पहले से हो रखी है और वो आपने उसको मार्केट से परचेज किया है, बाकी की प्रोसेस आप उस पर करेंगे। जैसे लकड़ी बनाने वाला प्लाई नहीं बनाता है मेरे हिसाब से, वो डायरेक्ट किसी दूसरी फैक्ट्री द्वारा बनाई गई प्लाई को परचेज करके और फिर अपने हिसाब से किसी न किसी वस्तु का उसकी प्लाई के सहायता लेकर उपयोग करके किसी न किसी वस्तु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे फर्नीचर बनाने वाले के लिए प्लाई कच्चा माल है, ठीक है ना। क्या फर्नीचर की कुर्सी टेबल कोई भी वस्तु बनाने वाले के लिए प्लाई क्या है, कच्चा माल है। हालांकि उसकी प्रोसेस पहले हो चुकी है, प्लाई बनी है तो प्रोसेस तो हुई होगी, है ना। तो कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया मतलब जो वस्तु बनाना चाहते हैं वो वस्तु बन चुकी है, तो अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल निर्मित स्टॉक खाते यानी फिनिश स्टॉक अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब निर्मित स्टॉक खाते यानी फिनिश स्टॉक अकाउंट का मतलब है वस्तु बनकर कंप्लीट तैयार है, अब आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं या खुद भी उसका उपयोग करना चाहें तो आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है, ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अब ये लागत निर्धारण की पद्धति क्यों है प्रक्रिया लागत लेखांकन? क्योंकि इसमें प्रोसेस फर्स्ट में कितनी, एक यूनिट की मतलब एक इकाई की कितनी लागत आई, उसके बाद में प्रक्रिया सेकंड में यानी प्रोसेस सेकंड में उस वस्तु की प्रति यूनिट प्रति वस्तु कितनी लागत आती है। इसी तरह से प्रक्रिया थर्ड में प्रति इकाई या प्रति यूनिट कितनी लागत आती है। तो प्रत्येक प्रक्रिया में उसकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है।
ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं पर जैसे मान लीजिए किसी प्रक्रिया की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसका विश्लेषण किया जाता है कि वहाँ पर ऐसी क्या कमी रह गई, वहाँ पर किस प्रकार की क्या लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से ये कॉस्ट वस्तु की प्रति इकाई ज़्यादा आ रही है। तो उसका विश्लेषण करके और समय रहते हुए जो जिस प्रकार की जो कमी रह रही है, जिस प्रकार की जो लापरवाही हो रही है, उसका तुरंत समाधान कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का अलग अलग खाता खोला जाता है तथा उसकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। प्रत्येक फर्स्ट प्रोसेस की अलग लागत ज्ञात करेंगे प्रति इकाई, दूसरी प्रोसेस जो है सेकंड प्रोसेस का जो प्रति इकाई लागत कितनी आ रही वो देखेंगे, और तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। ये विधि निर्माणी उद्योगों जैसे, यानी निर्माणी उद्योग का मतलब है जहाँ पर किसी न किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जैसे लोहा डायरेक्ट नहीं बन सकता, इसके लिए कुछ प्रोसीजर करनी होगी, लोहे को पिघलाना पड़ेगा, फिर जिस टाइप का आप लोहे का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस सांचे में पिघलाए हुए लोहे को डालना पड़ेगा, और कोई इसी तरह से और भी किसी प्रकार की इसमें कुछ लोहा जो मतलब पक्का जो लोहा होता होगा उसमें और भी कुछ थोड़ा बहुत मिलाते होंगे। जैसे मान लीजिए सोना है, तो ये थोड़ी है कि कोई भी सोने का आइटम है, कोई सोने का वस्तु है उसके अंदर 100% सोना ही है ना। हॉलमार्क आता है 96.6 ऐसे कुछ 92 कोई बोलते हैं ये तो इतना ही है सोना, इसमें बाकी अदर चीज़ें मिक्स है ना। तो कुछ चीज़ें कई बार कहते हैं कि पूरा यदि 100% सोना ही हो तो फिर उससे जो भी सोने से कोई वस्तु बनानी हो तो वो बनेगी नहीं, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत उसमें अदर अपन को मिलाना पड़ता है। अदर वस्तु तो लोहे में भी हो सकता है, लोहा भी मार्केट में कई प्रकार का आता है, महंगा सस्ता, तो उसका रीज़न ये है कि अदर उसके अंदर जो भी कोई पदार्थ है वो कितनी मात्रा में मिलाए हुए हैं, वो प्रोसेस पर डिपेंड है कि आपने प्रोसेस में कितना उसमें मिलावट की है। लोहा, इसके बाद चमड़ा उद्योग में भी प्रोसीजर होती है। सीमेंट डायरेक्ट नहीं बनती है, चूना पत्थर जो भी है उसको पीसते होंगे, उसमें कुछ पदार्थ मिलाते होंगे, उसके बाद में फिर वो सीमेंट बन पाती है, और उसको फिर जो बैग्स हैं, अलग अलग बैग्स हैं जो 50 kg के जो भी है उसमें भरे जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद कागज़ का भी यही प्रोसीजर है कि कागज़ को पिघलाया जाता होगा, प्लेन पेपर बनाए जाते हैं, उस पर प्रिंट किया जाता है ना। उसके बाद में बुक्स की बाइंडिंग होती है, ये एक प्रोसीजर है। बिस्किट का एग्जाम्पल आप नीचे देखेंगे। बिस्किट का निर्माण आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ है, उसे आप आटा बना लीजिए और आटे से फिर आप बिस्किट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक आपकी प्रोसेस है। गेहूँ से आटा बनाना है प्रोसेस 1, और आटे से बिस्किट बनाना है प्रोसेस 2। इस तरह से यहाँ पर मेरे जो द्वारा दिया गया उदाहरण है वो बिस्किट का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से बन रहा है, क्योंकि गेहूँ तो कच्चा माल है, ठीक है। तो प्रोसेस फर्स्ट में गेहूँ कच्चा माल हो गया, और प्रोसेस सेकंड में आटा कच्चा माल हो गया। इस तरह से बिस्किट बनाने के लिए 2 प्रक्रियाओं से गुजरना होगा उसको। पहले गेहूँ से आटा बनेगा, आटा से फिर बिस्किट बनेगा, फिर उसके बाद में आपको जो प्रोसेस अकाउंट बनाना है उसका प्रारूप क्या होगा, परफॉर्मा क्या होगा, उसके बारे में अपन समझते हैं। ऊपर आप DRCR लिख देंगे, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। 1-2 एग्जाम्पल में यहाँ पर हो सकता है कॉस्ट भी आ जाए, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, क्योंकि मेन जो परफॉर्मा है वही मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूँ कि अधिकतर सवालों में, और जो सही फॉर्मेट है या सही परफॉर्मा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट अमाउंट चलेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल, इसकी यूनिट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेज या लेबर, अमाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस कोई है तो वो भी आ जाएगा। बाय नॉर्मल लॉस, उसको वेस्टेज भी कह सकते हैं, यूनिट और अमाउंट।
और एबनॉर्मल लॉस अपन आगे समझेंगे। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस क्या है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। नॉर्मल लॉस वह है जिसे आप रोक नहीं सकते। जैसे आप चाय बनाते हैं तो भाप के रूप में कुछ हिस्सा उसका उड़ जाता है। जैसे आपको मान लीजिए 3 गिलास चाय बनानी है, ठीक है, तो उसमें आप 3 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, फिक्स 3 गिलास ही आप डालेंगे तो हो सकता है 2-2.5 गिलास ही बन पाए, क्योंकि बाकी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो वो नॉर्मल लॉस होता है। मतलब नॉर्मल लॉस वह होता है जिसको अपन रोक नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे एक मूंगफली की बोरी है, मान लीजिए उसमें आप मूंगफली भर दीजिए, उसका वजन अभी 50 किलो है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो सूखेगी मूंगफली, जैसे जैसे वो सूखेगी तो उस बोरी का वजन कम हो जाएगा, यानी हमेशा उसमें 50 किलो ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे मूंगफली सूखती जाएगी हो सकता है उस बोरी में वजन 45 किलो ही रह जाए, 48 किलो रह जाए, लेकिन 50 किलो तो नहीं रहेगा। इसी तरह से कई बैग्स या बोरी जो होती है उस पर लिखा हुआ होता है कि बढ़ते समय वजन इतना है, अब गारंटी नहीं है। अब मान लीजिए, मान लो सूख गया है तो उसकी जो छिजत है वो हो सकती है, ठीक है। तो कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें नॉर्मली किसी न किसी प्रकार से छिजत होती है, उसको आप रोक भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप मूंगफली का उत्पादन हुआ और आपने उसको बोरी में भर दिया, है ना। अब उसमें मान लीजिए एक बोरी में वजन है 50 किलो, ठीक है, तो आप रोक सकते हैं भाई हमेशा 50 किलो ही रहे इसमें, है। जैसे जैसे मूंगफली सूखेगी तो उसके वजन में कमी आएगी। तो वो एक तरह से नॉर्मल लॉस है, उसको आप वेस्टेज कह सकते हैं। और एबनॉर्मल लॉस वह लॉस है जिसे आप चाहे तो रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वस्तु की चोरी हो गई, गोदाम में माल रखा हुआ था, आपकी उसकी चोरी हो गई, या किसी प्रकार से आग लग गई, या और भी किसी प्रकार का कोई किसी भी तरीके से उसको नुकसान हो गया, तो वो यदि अपन चाहें तो रोक सकते हैं। यदि उचित समय पर उचित सावधानी बरती जाए तो उसे अपन रोक सकते हैं। मतलब एबनॉर्मल लॉस लापरवाही की वजह से होता है, एबनॉर्मल लॉस को रोका जा सकता है, नॉर्मल लॉस को नहीं रोक सकते आप। बाकी और डिटेल से अपन क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीख लेंगे। फिर जो भी यूनिट बचेगी वो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में उसको ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं से आटा बनाएंगे प्रोसेस 1, और आटे से बिस्किट बनाएंगे तो प्रोसेस 2, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनेगा। बहुत आसान है। अब बाकी जो प्रैक्टिकल मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी मान लीजिए प्रोसेस अकाउंट के बारे में आपको थोड़ी सी मान लीजिए कई प्रकार की समस्याएं आपके दिमाग में है फिलहाल, तो वो प्रश्नों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अपने धीरे धीरे आगे नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से समझें। धीरे धीरे क्वेश्चनों के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के माध्यम से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, प्रत्येक चीज़, ठीक है। थैंक यू।